प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल के 10वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया है कि अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवता का वास माना गया है, इसलिए पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे ही मदनोत्सव कहते थे। लेखक का मानना है कि अशोक के पुष्पों में वह मादकता आज भी है। भारत का स्वर्ण युग इसके प्रत्येक पुष्प के प्रत्येक पंखुड़ी में लहरा रहा है, किंतु अब लोगों का इससे स्वार्थ नहीं सधता, अतः उन्होंने इसे भुला दिया है। गद्यांश देखें। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति में अशोक की पूजा को प्रारंभ करने का श्रेय गंधर्वों और यक्षों को जाता है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असलियत में यह पूजा अशोक की नहीं होती थी बल्कि उसके अधिष्ठाता, अधिष्ठाता माने प्रतिस्थापना करने वाला, नियामक, कंदर्प देवता माने कामदेव की होती थी। पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कामदेव की होती थी और इसे ही मदनोत्सव कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल अस्तवकों, अस्तवक फूलों का गुच्छा, अस्तवक माने गुच्छा, देखता हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। लेखक कहता है कि महाराज भोज के ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी की तिथि को होता था। मालविकाग्निमित्र और रत्नावली में इसके उत्सव का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। लेखक कहता है कि मैं जब अशोक के लाल पुष्पों के समूह को, गुच्छे को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण आज प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है कि राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनूपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। सनूपुर, नूपुर सहित, घुंघरू सहित। लेखक कहता है एक परंपरा थी कि राजघरानों में प्रायः रानी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने चरणों के आघात से, प्रहार से इस पुष्प को, इस वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमल तर गुच्छाया, अलक्तक से रंजित, अलक्तक माने आलता, महावर, नूपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ, नीचे हल्के रुंझुन और ऊपर फूलों का उल्लास। लेखक कहता है कितना रहस्य है इस वृक्ष के उत्सव में कि कभी कभी रानी स्वयं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर उसके प्रहार से इस वृक्ष को पुष्पित किया करती थी, तो कभी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर देती थी जो पैरों में महावर लगाकर घुंघरू से युक्त पांवों को इसके निचले हिस्से पर प्रहार करती थी और नीचे रुंझुन पायल की आवाज होती थी और ऊपर लाल लाल फूल खिलाते थे। किसलों और कुसुम अस्तवकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां बीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से अपने कंदर्प देवता की पूजा करती थीं और बाद में सुकुमार भंगिमा से पद के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। लेखक कहता है कि उस उत्सव में ऐसा होता था कि अपने प्रिय को स्फटिक, सूर्यकांत मणि के आसन पर बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन इत्यादि से कंदर्प देवता की पूजा करती थीं और बाद में पूजा के उपरांत
अशोक के पुष्प को अपनी अंजलि में भरकर उनके ऊपर बिखेर देती थीं। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तूपों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। लेखक कहता है कि मुझे आज भी अशोक में मादकता दिखती है, किंतु आज इसकी पूंछ नहीं है। इसके साथ कोई मामूली माने सामान्य तुच्छ यादें नहीं जुड़ी हैं, बहुत बड़ी यादें हैं, किंतु आज लोग इसे पूछ नहीं रहे हैं। भारत का स्वर्ण काल इस अशोक के पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है, फिर भी इसकी कहीं कोई पूछ नहीं है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। लेखक कहता है कि संसार के लोग बड़े भुलक्कड़ हैं और स्वार्थी भी। वे उन्हीं बातों को याद रखते हैं जिनसे उनका स्वार्थ पूरा होता है। वे उन्हीं वस्तुओं को याद करते हैं जिनसे उनके दैनिक जीवन में लाभ मिलता है। चूंकि अशोक से उनका स्वार्थ नहीं सधा, अशोक से उन्हें लाभ नहीं समझ में आया, इसलिए उन्होंने उसे भुला दिया। समय परिवर्तन के साथ अशोक की उपयोगिता उनकी दृष्टि में नष्ट हो गई, इसलिए मनुष्य को उसकी आवश्यकता भी न रह गई। अतः वह उसे स्मरण करके अपने शक्ति को क्यों नष्ट करता? आखिर सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा माने क्रीड़ा स्थल ही तो है। जिससे स्वार्थ सत्ता है उसे लोग याद रखते हैं, जिससे स्वार्थ नहीं सत्ता उसे भूल जाते हैं। इस भाग में इतना ही। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अशोक का फूल तथा लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी लोगों की स्वार्थ वृत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, उन्हीं बातों को स्मरण करता है जिससे इसका कोई स्वार्थ पूरा होता है। यह उन्हीं वस्तुओं को स्मरण करता है जिससे उसकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। शेष को छोड़कर वह आगे बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश में किसे स्वार्थी कहा गया है और क्यों? उपर्युक्त गद्यांश में संसार को स्वार्थी कहा गया है क्योंकि सभी जन स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से संबंध रखते हैं। चौथा प्रश्न, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, इस पंक्ति से लेखक का तात्पर्य यह है कि जिससे उनका स्वार्थ सधता है वे उसी को याद रखते हैं, अन्यथा उसे सदा के लिए भुला देते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, लेखक का इससे यह तात्पर्य है कि संसार के लोग उन्हीं बातों से मतलब रखते हैं जिनसे उनका स्वार्थ सधता है, अन्यथा की स्थिति में वे उसे सदा के लिए भुला देते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, स्वार्थ का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? उत्तर, स्वार्थ का विलोमार्थक शब्द निस्वार्थ होगा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने समझ लिया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।